दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी एसएससी एमटीएस की काफ़ी इंपॉर्टेंट बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। एमटीएस के साथ साथ एनडीए की काफ़ी बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। तो आपको क्या करना है, ऐसी इंपॉर्टेंट तैयारी के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको क्या करना है, जो आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें आपके जो एग्जाम है, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फटाफट आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। क्योंकि मैं फिर से आपको बता देता हूं, इसमें इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको हिट करने होंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का जो प्रथम क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए क्या दे रखा है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। अब वो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका कौन सा आ जाता है, कथक आ जाता है, फटाफट आपको नोट करना है। सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाता है, फटाफट आपको नोट करते जाना है, कथकली आ जाता है। थर्ड नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है, भरतनाट्यम आ जाता है, ये भी आपको नोट करना है। फोर्थ नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है, आपका आ जाता है ये मोहिनी अट्टम मान सकते हो, फटाफट इसे भी आपको नोट करना है। थोड़ा ट्रिक में लिख देता हूँ, मोहिनी अट्टम। आपके 4 हो गए। अब अपन बात करते हैं, आप इसके अगला जो आता है वो कौन सा आता है, आपका ओडिसी आता है, फटाफट आपको नोट करना है। इसके बाद में कौन सा आता है, मणिपुरी आता है, इसे भी आपको नोट करना है। आपके 6 हो जाते हैं, आपके 2 और बच जाते हैं। मणिपुर आ जाता है, आपका कथकली आ जाता है, भरतनाट्यम आ जाता है, मोहिनी अट्टम आ जाता है, कथक आ जाता है। ऐसे आपके 6 तो शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। एक कौन सा आ जाता है, आपका कुचिपुड़ी आ जाता है। कौन सा आ जाता है, कुचिपुड़ी आ जाता है, फटाफट आपको नोट करना है। और एक आ जाता है आपका क्षत्रिय। कौन सा आ जाता है, क्षत्रिय, तो इसे भी आपको नोट करना है, क्षत्रिय। ऐसे आपके क्या आ जाते हैं, 8 टोटल क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। जिनमें से आपके कथक किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। कथकली कौन से राज्य से रिलेटेड है, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। ओडिसी नाम से हो जाता है ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से हो जाता है नाम से। कुचिपुड़ी की मैंने ट्रिक बताई है कि कच्ची पूड़ी अंधा व्यक्ति खाता है तो अंधे से आंध्र प्रदेश बन जाता है। और क्षत्रिय और मोहिनीअट्टम इनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन दे रखा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इन 2 ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इन ऑप्शंस को आपको यहाँ से काटना है। तो आपको बता दूं, मोहिनी अट्टम आपके केरल का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। फटाफट नोट करना है, राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये हाल ही में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, कोई ना कोई सी एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। जो भी आपकी एग्जाम लगने वाली है उनमें पूछा जाएगा, क्योंकि ये अभी आपके जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में क्वेश्चन में आता है वो आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको नोट करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 95वां ऑस्कर अवार्ड किस मूवी के सॉन्ग को मिला है हाल ही में, ये आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे आज ही मिला था तो मैंने इस क्वेश्चन को भी क्लास में ले लिया है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जीके जीएस के साथ साथ आते हैं। तो क्वेश्चन को आपको नोट करना है, वो आपका कौन सा सॉन्ग है। सबसे पहले वो आपकी मूवी है RRR मूवी, फटाफट आपको नोट करना है। RRR मूवी का सॉन्ग है नाटू नाटू, फटाफट इसे भी नोट करना है। कौन सा सॉन्ग है, नाटू नाटू सॉन्ग है। इसे क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है 95वां, फटाफट आपको नोट करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के किस शासक ने सिकंदर शाहनी की मनोपाधि धारण की थी, यानी जो दिल्ली का कौन सा शासक था जिसने सिकंदर शाहनी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। मैं बता दूं आपके वो कौन थे, वो थे अलाउद्दीन खिलजी, फटाफट आपको नोट करना है, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आपको बताना है कि निम्न में से बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की थी। ऑप्शंस दे रखे हैं, बलबल ने, आपके खिलजी ने, या फिर तुगलक ने, या फिर सिकंदर लोधी ने। तो वो आपके किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो आपके राइट आंसर क्या है फोर्थ क्वेश्चन का, बी ऑप्शन, फटाफट नोट करना है। अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सुमेलित करके बताना कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो आपके कब हुआ था, 1757 ईस्वी सन में हुआ था, फटाफट नोट करना है। कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था आपके 261 ईसा पूर्व हुआ था, ये आपको नोट करना है। हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये आपके हल्दीघाटी का कब युद्ध हुआ था, 1576 ईस्वी सन में हुआ था, फटाफट नोट करना है।
तराइन का जो युद्ध हुआ था वो आपके कब हुआ था, 1192 में हुआ था। फटाफट आपको ये भी नोट करना है। तो ऑर्डर इनका मैं बता देता हूँ। फर्स्ट के आपके ए ऑप्शन में तो कौन सा राइट है, 4 नंबर का है, और बी ऑप्शन में आपके फर्स्ट नंबर का है, सी ऑप्शन में आपके 2 नंबर का है, और आपके डी ऑप्शन में 3 नंबर का है। तो आपको ऐसे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, जैसे ए ऑप्शन आपका ये दे रखा है, बी दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है 4 3 2 1 दे रखा है, और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज दे रखा है। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है, सुमेलित कौन सा है। इसी प्रकार अपन ने बात की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आपको नोट करना है। टोकन मुद्रा चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। टोकन मुद्रा को बोला जाता है सांकेतिक मुद्रा। चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को दिया जाता है, या फिर इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में छापकर बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, टोकन मुद्रा चलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक को दिया जाता है। फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अब अपन बात करते हैं ए ऑप्शन के बारे में। ए ऑप्शन से आपके कौन से सवाल बन सकते हैं। तो मैंने अभी बताया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो श्रेय जाता है वो किने जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो श्रेय जाता है वो किने जाना जाता है, आपके अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अब अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है अलाउद्दीन खिलजी से। तो वो बन जाता है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण करने वाला था वो कौन था, वो आपका था अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है ये भी बताना है। तो अलाई दरवाजा आपके दिल्ली में स्थित है। फटाफट ये भी नोट करना है। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है, इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अगले ऑप्शंस पे चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे, फटाफट आपको नोट करना है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने कौन से का निर्माण करवाया था, इन्होंने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। फटाफट ये भी नोट करना है। 2.5 दिन का झोपड़े का जो निर्माण करने वाला था वो कौन था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। फटाफट आपको नोट करना है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, आपके अजमेर में स्थित है। इससे भी आपको नोट करना है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है, आप नोट कीजिए, कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किसने करवाया था, यह आपको बताना है। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो स्टार्ट करने वाला था वो कौन था, फटाफट आपको बताना है। स्टार्ट करने वाला जो था वो कौन था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। फटाफट आपको नोट करना है। तो राइट आंसर आपका क्या है, बी ऑप्शन। इसके बारे में अपन ने बात कर ली है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाता है। अब अपन बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो अपन क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। तो इल्तुतमिश से पूछा जाता है कि गुलाम वंश का जो वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो गुलाम वंश का जो वास्तविक जो संस्थापक था, वास्तविक अलग होता है और आपका संस्थापक अलग होता है। तो इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, इल्तुतमिश था। फटाफट आपको नोट करना है। इल्तुतमिश ने क्या की थी, महत्वपूर्ण व्यवस्था स्टार्ट की थी, जिसको क्या नाम दिया था, इक्ता व्यवस्था नाम दिया था। कौन सी व्यवस्था स्टार्ट की थी, इन्होंने इक्ता व्यवस्था स्टार्ट की थी। फटाफट आपको नोट करना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि इक्ता व्यवस्था को स्टार्ट करने वाला कौन था, इल्तुतमिश था। फटाफट इसको भी नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है बिली विलाज। आपको बताना है कि बिली विलीज कहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो कहाँ के चक्रवात होते हैं जिन्हें बिली विलीज कहा जाता है, अमेरिका में कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है, या फिर वेनेजुएला में कहा जाता है। तो आपको फटाफट बताना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो आपका विली विलीज है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम से जाना जाता है। फटाफट आपको नोट करना है। यूएसए के बारे में बात करते हैं। तो यूएसए में जो होता है वो चक्रवात के केंद्र में चक्रवात जो होता है इसे क्या कहा जाता है, यूएसए अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। फटाफट इसे भी नोट करना है, हरिकेन के नाम से। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में घास के जो मैदान होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के जो मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है डाउन्स। फटाफट आपको नोट करना है, क्या कहा जाता है, डाउन्स। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वेल्ड्स। फटाफट आपको नोट करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेल्ड्स कहा जाता है। फटाफट नोट कीजिए। और आपके वेनेजुएला में क्या कहा जाता है, लानोज कहा जाता है। फटाफट ये भी नोट करना है, क्या कहा जाता है,
लानोज कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, विली विलेज कहा जाता है, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो पे लाइक होंगे, जितने ज़्यादा शेयर होंगे और आप जितने ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उन्हीं के हिसाब से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आई जाएगी, जिनमें आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को दबा के शेयर करना है, चैनल को दबा के लाइक करना है, कमेंट भी आपको करते रहना है, जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन मिले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखिए। मतदान की आयु 21 ईयर से 18 ईयर किस संविधान संशोधन द्वारा हुई है, ये आपको बताना है। 89वें संविधान संशोधन द्वारा, 91वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई है। तो वो आपका कौन सा संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन है। राइट आंसर डी ऑप्शन। अब अपन बात करते हैं सभी ऑप्शंस के बारे में। आपका जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसके बारे में अपन चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे बताता हूँ फर्स्ट ऑप्शन के बारे में। ये आपका जो दे रखा है कौन सा, आपका जो राज्य अनुसूची होती है, जो अनुसूचित जनजाति होती है, आयोग इसके द्वारा बना है। जो आपका जो अनुसूचित जो जनजाति का जो आयोग है वो किसके द्वारा बना है, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा बना है। नया अनुच्छेद कौन सा आया है, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा जो नया आर्टिकल आया है वो कौन सा आया है, आर्टिकल 338A आया है। फटाफट आपको ये भी नोट करना है। अब आपका आता है 91 संविधान संशोधन से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मंत्रियों की संख्या किस किस संविधान संशोधन के द्वारा तय की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो फटाफट आपको नोट करना है, मंत्रियों की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन के द्वारा होता है, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है, मंत्रियों की संख्या का निर्धारण होता है। फटाफट नोट कीजिए। और शिक्षा की कोई भी बात आती है तो उसमें आपका कौन सा संविधान संशोधन आता है, 86वां संविधान संशोधन आता है। किसमें कोई भी यदि आपकी शिक्षा से बात होती है, शिक्षा संबंधित बात होती है तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है यूनाइटेड स्टेट आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आपका जो UNO है। फटाफट आपको नोट करना है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अंग है ये आपको बताना है। तो UNO के कुल कितने अंग है, इनका कमेंट बॉक्स में फटाफट आपको छापना है। क्वेश्चन का आंसर 4 अंग है, 6 अंग है, 8 या फिर आपके 10। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं UNO से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो UNO से जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले UNO का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय वो आपके न्यूयॉर्क में है। फटाफट आपको न्यूयॉर्क करना है, न्यूयॉर्क में है। फटाफट नोट कीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, फटाफट ये भी बताना है। तो स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर आपके 1945 में हुई थी। फटाफट आपको नोट करना, कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 पे हुई थी। फटाफट नोट कीजिए। कितने मेंबर है ये भी आपको बताना है। तो इसमें जो मेंबर्स की जो संख्या है फटाफट ये भी बताना है। तो मेंबर्स की जो संख्या है वो है 193। फटाफट आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो नवीनतम जो मेंबर है वो कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो नवीनतम मेंबर है वो कौन है, साउथ सूडान है। कौन सा है, फटाफट आपको नोट, यहाँ पे मैं वापस से आपको नोट करा देता हूँ। आपका जो टॉपिक था वो क्या था, UNO था। इसका जो नवीनतम जो सदस्य देश है वो कौन सा है, साउथ सूडान है। फटाफट आपको नोट करते जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको फ्री में अप्लाई कराए जाते हैं, फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को फटाफट लाइक करना है, वीडियो को फटाफट शेयर करना है। आपके जो भी क्वेश्चंस जो भी डाउट होते हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको UNO का जो नवीनतम जो मेंबर है वो कौन सा है, साउथ सूडान है। वर्तमान में UNO के महासचिव कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लेवल वाला क्वेश्चन है। फटाफट आपको बताना है वर्तमान में जो महासचिव कौन है, फटाफट बताइए। और UNO के जो टोटल जो अंग है वो कितने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। टोटल अंग इसके 6 है। तो राइट आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, मीराबाई चानू जी है, कर्णम मल्लेश्वरी जी है, मेरी कॉम है, या फिर अभिनव बिंद्रा जी है। फटाफट आपको नोट करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो आपकी कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। फटाफट आपको नोट करना है। क्वेश्चन क्या आ जाता है वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बताना है कि मीराबाई चानू के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है ये आपको बताना है।
तो मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से है। फटाफट आपको नोट करना है, किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। और आपके कर्णम मल्लेश्वरी जी का भी संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से। फटाफट आपको नोट करना है। तो दो चीज़ों के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं एमसी मेरी कॉम का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। फटाफट आपको ये भी नोट करना है। एमसी मेरी कॉम कहाँ की रहने वाली है, ये भी आपको बताना है। तो ये मणिपुर की रहने वाली है। फटाफट नोट कीजिए, कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। फटाफट आपको नोट करना है। अब क्वेश्चन आपका जो बन जाता है, मीराबाई चानू से अपन बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मीराबाई चानू भी कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। फटाफट आपको नोट करते जाना है। क्वेश्चन अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है मीराबाई चानू ने? ये आपको बताना है। टोक्यो जो आपके ओलंपिक हुए थे, इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल जीता है। फटाफट आपको नोट करना है, कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। फटाफट नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वर्ल्ड क्या थी? आपकी चैंपियन थी। फटाफट ये भी नोट करना है। क्वेश्चन आपका जो आता है वो क्या आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय जो खेल विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। रा का मतलब है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? फटाफट आपको ये भी नोट करके बताना है। ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। फटाफट आपको नोट करना है। ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो फटाफट नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन जो अगला बन जाता है वो क्या बन जाता है? अभिनव बिंद्रा जी से। तो इन्होंने शूटिंग में कौन सा जीता था? आपकी जो शूटिंग होती है, जो क्या होती है शूटिंग, इसमें जीता था। शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। फटाफट आपको नोट करना है। जो आपके क्या होती है शूट होते हैं, उसमें क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता है। ये भी आपको नोट करना है। तो क्वेश्चंस जो भी बन जाते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में अपन ने बात की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके बताइए। तो दो अक्षांशों के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपकी क्या होती है? ये क्या होती है? आपकी पृथ्वी होती है। इस पृथ्वी पे क्या होता है? सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या होता है? इक्वेटर होता है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ जो होता है वो क्या होता है? पोल होता है। इक्वेटर पे जो आपका एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और पोल पे आपका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। फटाफट आपको नोट करना है। अब अपन बात करते हैं 0 डिग्री पे जो आपकी रेखा होती है वो कौन सी रेखा होती है, मैं आपको बता देता हूँ। वो रेखा होती है भूमध्य रेखा। फटाफट आपको नोट करना है। 0 डिग्री से यदि ऊपर वाली जो रेखा चलती है, 0 डिग्री से ऊपर वाली जो रेखा होती है, 23.5 डिग्री पे जो रेखा होती है वो कौन सी होती है? कर्क रेखा होती है। फटाफट ये भी नोट करना है। तो 0 डिग्री पे रेखा होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 23.5 डिग्री पे आपकी उत्तरी क्या होती है? उत्तर की तरफ जो होती है वो कर्क रेखा होती है। और इसके नीचे की तरफ यदि अपन चलते हैं, नीचे की तरफ 23.5 डिग्री की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ 23.5 डिग्री, तो वहाँ पे नीचे की तरफ जो 23.5 डिग्री अक्षांश होता है साउथ में, वो क्या होता है? वहाँ पे जो रेखा होती है वो कौन सी होती है? मकर रेखा होती है। फटाफट आपको ये भी नोट करना है। तो मैंने 3 चीज़ों के बारे में आपको बताया है, थोड़ा आपको धीरे धीरे बताते हैं। सबसे पहले आपकी 0 डिग्री पे जो रेखा होती है वो कौन सी होती है? भूमध्य रेखा होती है। फटाफट आपको ये नोट करना है। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा होती है वो आपकी कर्क रेखा होती है। ये भी नोट करना है। और भूमध्य रेखा से नीचे की ओर 23.5 डिग्री पे जो रेखा होती है वो कौन सी होती है? मकर रेखा होती है। तो तीनों को आपको नोट करते जाना है। और इसके ऊपर भी ऐसे आपके क्या होती है? अक्षांश होते हैं। फटाफट आपको नोट करना है। यहाँ पे एंगल होता है 90 डिग्री, इसे भी नोट करना है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? सबसे बड़ा जो अक्षांश है वो कौन सा है? भूमध्य है। ये आपको नोट करना है। कैसे? जैसे आपकी पृथ्वी है, इसमें सबसे बड़ा अक्षांश भूमध्य है। फिर देखिए यहाँ से दूरियां कम होती जाती है। ये देखिए रेखा की लंबाई कम होती जाती है। तो इसी कारण भूमध्य जो रेखा है वो सबसे बड़ा अक्षांश है। ये आपको नोट करना है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाने में अक्षांश रेखा की लंबाई लगातार क्या होती है? कम होती है। ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए कैसे होती है। यहाँ से यदि अपन ऐसे से जाते हैं तो देखिए रेखा की लंबाई कम होती जाती है, सिकुड़ती जाती है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती है? कम होती है। फटाफट आपको नोट करना है। क्वेश्चन दे रखा है दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। ये भी आपको नोट करना है। जैसे आपके दो अक्षांश है, इनके मध्य की दूरी समान रहती है, फिर दो अक्षांश है, इनके मध्य की दूरी समान रहती है, तो वो कितनी दूरी होती है? आपकी 111 किलोमीटर होती है। फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपको बताना है कि जो ग्लोब होती है, क्या होती है? आपकी जो ग्लोब होती है, ये ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, या आपकी जो टोटल रेखाएं होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, फटाफट आपको बताना है।
तो ग्लोब पर जो टोटल जो अक्षांश रेखाएं होती है वो कितनी होती है? 179 होती है। फटाफट आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 179 कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे वाली एक रेखा होती है यहाँ पे, ऊपर वाली एक रेखा होती है यहाँ पे, दो रेखाएं होती हैं और इसके जो मध्य होती है यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट के मध्य जो टोटल रेखाएं होती है वो कितनी होती है? 181 होती है। लेकिन इनमें से दो को माइनस करना होता है क्योंकि आपके ए पॉइंट और बी पॉइंट पे जो रेखा है वो आपकी अक्षांश रेखाएं नहीं है, ये आपको नोट करना है। तो 181 में से यदि 2 को माइनस करते हैं तो 179 बन जाता है, इसे आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कहाँ मीथेन गैस नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो एलपीजी में नहीं पाई जाती है, सीएनजी में नहीं पाई जाती है, बायोगैस में नहीं पाई जाती है या फिर मंगल ग्रह पर। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, यह आपको नोट करना है। सबसे पहले एलपीजी में बात करते हैं तो एलपीजी में क्या पाया जाता है? एलपीजी में प्रोपेन प्लस क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। फटाफट ये भी आपको नोट करना है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन पाया जाता है। सीएनजी में क्या पाया जाता है? सीएनजी में मीथेन गैस पाई जाती है। फटाफट ये भी नोट करना है। बायोगैस में क्या पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है, ये भी नोट करना है। और मंगल ग्रह पे तो मीथेन पाई जाती है, तभी मीथेन का नाम क्या होता है? मार्स गैस भी होता है, क्योंकि मंगल ग्रह को मार्स प्लेनेट बोला जाता है। फटाफट ये भी नोट करना है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन, क्योंकि एलपीजी में मीथेन नहीं पाई जाती है, क्योंकि एलपीजी प्रोपेन प्लस क्या होता है? ब्यूटेन होता है। फटाफट नोट करना है। अब अपन बात करते हैं कुछ आपके मीथेन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। सबसे पहले मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तो मीथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलती है? सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होती है? कोयले की खदान से निकलती है। फटाफट नोट करना है, कहाँ से निकलती है? कोयले की खदान से निकलती है। मैं बताता हूँ कैसे निकलती है। ये क्या होती है? कोयले की क्या होती है? पट्टियाँ होती है। जैसे कोयले की खदान होती है, इनमें क्या होती है? कोयले की ऐसे पट्टियाँ पाई जाती है। इनके बीच में जो स्थान होता है, जगह होती है, इनमें क्या पाई जाती है? आपकी वो पाई जाती है CH4 यानी मीथेन गैस पाई जाती है। फटाफट नोट करना है। इससे आपकी पट्टियाँ होती है, इनके बीच में जो स्थान होता है उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये परतों के बीच में जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? मीथेन गैस। जो कोयले की खदान में जो कोयले की जो परतें होती है, इनके बीच में मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस आपके और कहाँ पर पाई जाती है? धान के खेत में भी पाई जाती है। फटाफट ये भी नोट करना है, कहाँ पाई जाती है? धान के खेत में भी पाई जाती है, दलदली भूमि में भी पाई जाती है। फटाफट ये भी नोट करना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फटाफट नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत तथा श्रीलंका के मध्य हुआ था, ये बताना है। मित्र शक्ति किनके मध्य हुआ था? मित्र शक्ति इंडिया व श्रीलंका के मध्य हुआ था। फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर ए ऑप्शन। बांगो जो सांग वो आपकी किसके मध्य हुआ था? ये किसके मध्य हुआ था? इंडिया व बांग्लादेश के मध्य हुआ था। फटाफट आपको नोट करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य किरण किसके मध्य हुआ था? सूर्य किरण भी इंडिया व नेपाल के मध्य हुआ था। फटाफट इसे भी नोट करना है। मालाबार किसके मध्य हुआ था? मालाबार हुआ था क्वाड देशों के मध्य हुआ था। किसके मध्य? क्वाड देशों के मध्य। अब क्वाड में कौन कौन से आपके देश आते हैं? क्वाड में आपका आ जाता है इंडिया आ जाता है, जापान आ जाता है और आपका क्या आ जाता है? नेपाल आ जाता है। फटाफट आपको नोट करना है। तो इन चीज़ों के मध्य हुआ था। फटाफट नोट कीजिए। अब आपके कुछ और आ जाते हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। कौन सी आपकी जो युद्ध अभ्यास आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। खंजर युद्ध अभ्यास किनके मध्य हुआ था, ये बताना है। तो खंजर युद्ध अभ्यास इंडिया व इंडोनेशिया के मध्य हुआ था। फटाफट नोट करना है। इंडिया व इंडोनेशिया के मध्य खंजर युद्ध अभ्यास हुआ था। फटाफट नोट कीजिए। आपको बताना है कि वरुण युद्ध अभ्यास किनके मध्य हुआ था, शक्ति युद्ध अभ्यास किनके मध्य हुआ था और गरुड़ युद्ध अभ्यास किनके मध्य हुआ था। तो ये तीनों किनके मध्य हुए थे, मैं आपको बता देता हूँ। गरुड़, शक्ति और वरुण। फटाफट नोट कीजिए। ये आपके इंडिया व फ्रांस के मध्य हुए थे। फटाफट नोट कीजिए। इंडिया व फ्रांस के जो मध्य होने वाली युद्ध अभ्यास है वो वरुण, शक्ति और गरुड़ है। फटाफट नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, यह आपको बताना है। तो स्वराज पार्टी के बारे में बात करते हैं। तो स्थापना कब हुई थी, यह आपको बताना है। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1923 में हुई थी। फटाफट नोट कीजिए। संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र, चित्तरंजन दास, BR अम्बेडकर या फिर विनोबा भावे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। फटाफट नोट करना है, चित्तरंजन दास। सबसे पहले आपको बताना है कि जो आपकी स्वराज पार्टी की जो स्थापना करने वाले थे वो कौन थे, आपके चित्तरंजन दास और किन्होंने की थी, यानी संस्थापक भी बोल सकते हो। चित्तरंजन दास प्लस क्या, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने इसके क्या की थी, इसके संस्थापक थे। ये से आपको नोट करना है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। फटाफट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है? सुभाष चंद्र जी की जो पार्टी थी वो क्या थी, यानी इनकी जो पार्टी थी उसका नाम क्या था। तो इनकी पार्टी का जो नाम था वो क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक था। फटाफट आपको ये भी नोट करना है, क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक था। फटाफट नोट कीजिए। विनोबा भावे ने क्या किया था, भूदान आंदोलन को स्टार्ट किया था। ये भी आपको नोट करना है।
भूदान आंदोलन को स्टार्ट करने वाला कौन था? विनोबा भावे। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कुछ आपके टीआरक्यू क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि राधा रेड्डी जी का संबंध किससे है, ये बताइए। तो राधा जो रेड्डी जी है इनका संबंध किससे है आपको बताना है। तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। फटाफट आपको बताना है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। राज्यपाल का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में मिलता है, ये भी बताना है। तो राज्यपाल का उल्लेख आपके आर्टिकल 153 में मिलता है। राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में मिलता है? तो राष्ट्रपति का आपके आर्टिकल 52 में मिलता है। ये भी नोट करना है। फटाफट आपको नोट करते जाना है ऐसे क्वेश्चंस। प्राइम मिनिस्टर और आपके गवर्नर और आपके वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी आपके बोल सकते हो आपके प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट यानी आप बोल सकते हो, इनकी जो आयु होती है, इनकी जो निर्धारित जो आयु होती है, कम से कम कितनी आयु चाहिए आपके राज्यपाल बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो वो चाहिए आपके 35 वर्ष की आयु चाहिए। फटाफट नोट करना है। लोकसभा का जो एमपी बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, ये आपको बताना है। तो 25 वर्ष की आयु चाहिए। फटाफट नोट कीजिए। राज्यसभा का एमपी बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? वो चाहिए 30 वर्ष की आयु चाहिए। फटाफट आपको ये भी नोट करना है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपकी एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सेशन को धमाकेदार शेयर करना है। सेशन को अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया तो धमाकेदार सेशन को लाइक कीजिए। वीडियो को अभी तक जिन बच्चों ने एंड तक नहीं देखा है तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को रिवीजन में लगाइए। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एग्जाम ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं और आपके कुछ अपडेट होते हैं एग्जाम के ओरिएंटेड, वो भी आपको मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में आपको सजेशन देना है। तो अपन कल मिलेंगे ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फटाफट नोट कर लीजिए।